नमस्कार स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के पाठ नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत को समझने के लिए दो धारणाएं हैं। पहली है गणनावाचक विश्लेषण और दूसरी है क्रमवाचक विश्लेषण। उपभोक्ता के व्यवहार को समझने की दो धारणाएं है। पहली है गणनावाचक विश्लेषण और दूसरी है क्रमवाचक विश्लेषण। उपभोक्ता के व्यवहार को समझने की दो धारणाएं हैं। एक तो है गणनावाचक विश्लेषण और दूसरी है क्रमवाचक विश्लेषण। गणनावाचक विश्लेषण में हम गणनाओं के आधार पर विश्लेषण करते हैं, जबकि क्रमवाचक विश्लेषण में हम वस्तुओं के क्रम देखकर विश्लेषण करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले गणनावाचक विश्लेषण में। तो गणनावाचक विश्लेषण में क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी उपभोक्ता है, किसी वस्तु का उपभोग करता है, तो उसकी क्वांटिटी के आधार पर या अपनी संतुष्टि के आधार पर उसको क्या करता है, गणना करता है। जैसे एक व्यक्ति है, 1 लीटर दूध है, 2 लीटर दूध है, 3 लीटर दूध है, उसके आधार पर क्या करता है, दूध की गणना के आधार पर उसको जितनी संतुष्टि मिलती है उसके आधार पर वो क्या करता है, गणना करता है। और क्रमवाचक विश्लेषण में क्या करता है, उपभोक्ता किसी वस्तु को अपनी संतुष्टि के आधार पर क्रम प्रदान करता है। यानी जिस वस्तु से उसको सबसे अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है उसको क्या देगा, पहला क्रम, फिर उसके बाद में दूसरा, फिर उसके बाद में तीसरा। इस प्रकार वो क्या करेगा, क्रम निर्धारित करेगा अपने संतुष्टि के आधार पर क्रमवाचक विश्लेषण में। जबकि गणनावाचक विश्लेषण में वह वस्तु की गणना के आधार पर उसका विश्लेषण करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गणनावाचक विश्लेषण की। तो गणनावाचक विश्लेषण में को समझने के लिए हम उपयोगिता को समझेंगे। तो आज हम उपयोगिता के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। उपयोगिता, सबसे पहले हम जानेंगे कि उपयोगिता क्या होती है। किसी वस्तु या सेवा के द्वारा आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता को उपयोगिता कहा जाता है। यानी किसी वस्तु या सेवा के उपभोग के द्वारा, किसी वस्तु या सेवा के उपभोग के द्वारा आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता को उपयोगिता कहा जाता है। किसी वस्तु या सेवा के उपभोग द्वारा आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता को उपयोगिता कहा जाता है। तो उपयोगिता क्या होगी, किसी वस्तु या सेवा के उपभोग द्वारा, किसी वस्तु या सेवा के उपभोग द्वारा आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता को उपयोगिता कहा जाता है। यानी कोई भी वस्तु होती है या कोई भी सेवा होती है जिसका हम उपयोग करते हैं और अपनी आवश्यकता को संतुष्टि प्राप्त होती है, वह क्या होती है, उपयोगिता
होती है। जैसे आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। पहला उदाहरण है, जैसे कोई भूखा व्यक्ति है, भूखा व्यक्ति, तो भूखे व्यक्ति के लिए आवश्यकता क्या होती है? रोटी। तो रोटी क्या होगी? उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करेगी। तो भूखे व्यक्ति के लिए क्या होती है? रोटी की उपयोगिता होती है। भूखे व्यक्ति के लिए क्या होगी? रोटी की उपयोगिता होगी। इसी प्रकार कोई व्यक्ति प्यासा है तो उसके लिए पानी की उपयोगिता होती है। इसी प्रकार मोटरसाइकिल है, बाइक है, कार है, ये सभी क्या है? परिवहन के रूप में कार्य करते हैं। यानी इनका उपयोग क्या है? परिवहन के रूप में कार्य करेगा। यानी इनके उपयोग से क्या होती है? उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार भूखा व्यक्ति के लिए रोटी की उपयोगिता, प्यासे व्यक्ति के लिए पानी की उपयोगिता, तथा परिवहन के लिए जो भी साधन है, जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, बाइक है, उसकी उपयोगिता होती है। इसी प्रकार गर्मी के मौसम में कूलर, पंखे और एसी की उपयोगिता होती है, तथा सर्दियों के मौसम में पंखे और कूलर की कोई उपयोगिता नहीं है, वहां गर्म कपड़ों की उपयोगिता होती है। तो इस प्रकार के उपयोगिता के कुछ उदाहरण दिए मैंने और आपको समझ में भी आए होंगे। तो उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु या सेवा के उपभोग द्वारा आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता को उपयोगिता कहा जाता है। जैसे भूखे व्यक्ति के लिए रोटी की उपयोगिता होती है, प्यासे व्यक्ति के लिए पानी की उपयोगिता होती है, तथा गर्मी के मौसम में पंखे और कूलर की उपयोगिता होती है, तथा सर्दी के मौसम में गर्म कपड़ों की आवश्यकता होती है। तो ये तो हो गई उपयोगिता। अब हम आगे पढ़ेंगे उपयोगिता की विशेषताएं। उपयोगिता की विशेषताएं। तो हम कुछ उपयोगिताओं की विशेषताओं के आधार पर उपयोगिता को और अधिक से समझाएंगे। पहली इसकी विशेषता है, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। उपयोगिता एक क्या है? मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगिता उसके मन के आधार पर ही उत्पन्न होती है। जब हम मन के आधार पर ही हमें पता चलता है कि किस वस्तु से हमें संतुष्टि प्राप्त होती है और किस वस्तु से हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। तो पहली इसकी विशेषता है, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। दूसरी है, उपयोगिता व्यक्ति परक होती है। उपयोगिता क्या होती है? व्यक्ति परक होती है। यानी सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगिता क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे एक भूखा व्यक्ति होता है, उसके लिए रोटी की उपयोगिता है, जबकि एक भरे हुए जिसने भोजन किया है और जिसका पेट भरा हुआ है, उसके लिए रोटी की उपयोगिता नहीं है। रोटी तो एक ही है, परंतु दो व्यक्तियों के लिए क्या हो गई? रोटी की उपयोगिता अलग अलग हो गई। इसी प्रकार रेड पेन की उपयोगिता टीचर के लिए होती है, जबकि स्टूडेंट के लिए नीले पेन की उपयोगिता होती है। तो इसलिए अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक ही वस्तु की उपयोगिता अलग अलग होती है। इसलिए उपयोगिता क्या होती है? व्यक्तिपरक होती है। अब इसकी तीसरी जो विशेषता है, उपयोगिता समय और
स्थान के साथ परिवर्तित होती है। यानी उपयोगिता होती है वह समय और स्थान के साथ साथ क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि गर्मियों में क्या होती है, एसी, कूलर और पंखे की उपयोगिता होती है, ठीक है। और सर्दियों में क्या होती है, एसी, पंखे और कूलर की कोई उपयोगिता नहीं होती। यानी गर्मी के मौसम में क्या है, पंखे है, कूलर है, एसी की उपयोगिता है। और गर्मी के मौसम में उपयोगी, और सर्दियों के मौसम में क्या है, गर्म कपड़ों की उपयोगिता है। यानी समय गर्मी में क्या है, पंखों की उपयोगिता है, और वही पंखा सर्दियों में क्या है, नहीं चलाया जाता और उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती। इसी प्रकार स्थान में भी क्या होता है, परिवर्तित होता है। अगर हम देखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, सर्दियां रहती है तो वहां क्या है, गर्म कपड़ों की आवश्यकता रहती है। जबकि जो गर्म प्रदेश है वहां पर क्या है, गर्म कपड़ों की आवश्यकता नहीं होती। कपड़े तो सेम है, चाहे गर्म कपड़े हो चाहे सर्दी वाले कपड़े हो, परंतु सर्दी वाले कपड़ों की आवश्यकता कहाँ है, पहाड़ी क्षेत्र में है, गर्म प्रदेशों में नहीं है। चौथी है इसकी जो विशेषता, उपयोगिता का नैतिक सिद्धांत से कोई तात्पर्य नहीं होता। उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करती है। उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करती है। नैतिक सिद्धांत का मतलब क्या है, अच्छा या बुरा। आपको पता है कि शराब होती है वह शरीर के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है, परंतु कुछ व्यक्तियों के लिए क्या है, शराब की उपयोगिता होती है, और जबकि कुछ व्यक्तियों के लिए शराब की कोई उपयोगिता नहीं होती। उनको पता है कि शराब पीने से क्या होता है, शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है, ठीक है, परंतु जो व्यक्ति शराब पीता है उसके लिए उसकी उपयोगिता होगी। पांचवी है, उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। इसकी जो पांचवी विशेषता है कि उपयोगिता किस पर निर्भर करती है, आवश्यकता की तीव्रता पर। यानी जिस वस्तु की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, सबसे तीव्र होती है, उसकी उपयोगिता क्या होती है, ज्यादा होती है। और जिस वस्तु की आवश्यकता सबसे कम होती है उस वस्तु की क्या होती है, उपयोगिता बहुत कम होती है। तो इस प्रकार ये है कुछ उपयोगिता की विशेषताएं। पहली विशेषता है उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। दूसरी इसकी विशेषता है उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है। तीसरी इसकी विशेषता है उपयोगिता समय और स्थान के साथ परिवर्तित होती है। चौथी इसकी विशेषता है उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करती। और पांचवी इसकी विशेषता है उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार ये जो 5 विशेषताएं हैं ये उपयोगिता की है। अब हम बात करेंगे उपयोगिता के प्रकार की। उपयोगिता के प्रकार। उपयोगिता के 2 प्रकार है।
उपयोगिता के दो प्रकार है। पहला है कुल उपयोगिता और दूसरा है सीमांत उपयोगिता, यानी MU और TU। तो उपयोगिता के दो प्रकार है, एक तो है कुल उपयोगिता और एक है सीमांत उपयोगिता। ठीक है। इसका एक अन्य प्रकार भी होता है औसत उपयोगिता। औसत उपयोगिता AU। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं हम कुल उपयोगिता की। कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता क्या है? एक समय विशेष में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि का योग। यानी एक समय विशेष में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि का योग कुल उपयोगिता कहलाता है। एक समय विशेष में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि का योग कुल उपयोगिता कहलाता है। तो कुल उपयोगिता क्या है कि एक समय विशेष में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि का योग कुल उपयोगिता कहलाता है। यानी एक समय विशेष में, समय विशेष का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप एक वस्तु का उपभोग तो इस समय करो और एक वस्तु का उपभोग शाम के समय करो, यानी एक वस्तु का उपभोग सुबह करो तो एक वस्तु का उपभोग शाम को करो। तो दोनों समय में क्या होती है, दोनों की उपयोगिता अलग अलग हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है जब हम किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं। यानी एक समय विशेष में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि का योग क्या कहलाता है, कुल उपयोगिता कहलाता है। जैसे मान लो हम खाना खा रहे हैं तो एक रोटी से प्राप्त उपयोगिता, 2 रोटी से प्राप्त उपयोगिता, 3 रोटी से प्राप्त उपयोगिता और 4 रोटी से प्राप्त उपयोगिता। तो चारों रोटियों से प्राप्त उपयोगिता यानी संतुष्टि का योग क्या कहलाएगा, कुल उपयोगिता कहलाएगा। यानी TU बराबर क्या है, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN। यानी सभी इकाइयों से प्राप्त इकाइयों का योग, सभी इकाइयों से प्राप्त संतुष्टि का योग क्या कहलाता है, कुल उपयोगिता कहलाता है। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग होती है। यानी TUN बराबर है सिग्मा MUN। तो ये हो गई कुल उपयोगिता। तो बच्चों कुल उपयोगिता आपके समझ में आ गई होगी। तो कुल उपयोगिता क्या है, एक समय विशेष में एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि का योग कुल उपयोगिता
कहलाता है। यानी टी यू एन बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 UN तक, यानी n क्या है, इकाइयां है। तो n इकाई का योग क्या है, कुल उपयोगिता है। तो कुल उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता का योग होती है, यानी TU बराबर सिग्मा MU। अब हम बात करते हैं दूसरी उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाता है। यानी सीमांत उपयोगिता क्या होगी कि आप एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपयोग करते हैं तो कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, जो परिवर्तन होता है, वह क्या कहलाता है, सीमांत उपयोगिता कहलाता है। यानी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाता है। यानी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करने पर, यानी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, सीमांत उपयोगिता कहलाता है। यानी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने पर या उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाता है। तो सीमांत उपयोगिता सूत्र क्या होगा, MU बराबर है डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q, या MU बराबर है TUN माइनस TUN माइनस 1, जहां डेल्टा TU क्या है, कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटा उपभोग की गई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। TUN क्या है, वर्तमान इकाई की कुल उपयोगिता, और TUN माइनस 1 क्या है, वर्तमान से पहले वाली इकाई की कुल उपयोगिता। तो वर्तमान इकाई वाली उपयोगिता में, कुल उपयोगिता में से पिछली वाली कुल उपयोगिता को घटाने पर भी सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। तो ये हो गई सीमांत उपयोगिता। तो बच्चों, हमने सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता की डेफिनेशन समझ ली, उनके सूत्र समझ लिए। अब हम इसको सारणी के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। यहाँ मैं बात करता हूं अक्ष वस्तु की, यहाँ कुल उपयोगिता और यहाँ सीमांत उपयोगिता। सारणी बनाने के पहले मैं एक बात और समझाना चाहता हूं कि मैंने एक औसत उपयोगिता और ली थी। तो औसत उपयोगिता क्या होती है, औसत उपयोगिता होती है कि जब कुल उपयोगिता में, जब कुल उपयोगिता में उपभोग की गई वस्तु की मात्रा
का भाग देने पर औसत उपयोगिता प्राप्त होती है। यानी जब कुल उपयोगिता में उपभोग की गई वस्तु की मात्रा का हम भाग देते हैं तो हमें औसत उपयोगिता प्राप्त होती है। यानी औसत उपयोगिता बराबर क्या हो जाएगी? कुल उपयोगिता बटा वस्तु की मात्रा। यानी ये क्या है? औसत उपयोगिता का सूत्र है AU बराबर TU अपॉन Q, जहाँ TU क्या है? कुल उपयोगिता है, Q क्या है? उपभोग की गई वस्तु की मात्रा, और AQ क्या है? औसत उपयोगिता। अब हम सारणी के माध्यम से इन तीनों को अच्छे से समझेंगे। अब हम बात करते हैं एक सारणी के माध्यम से। यहाँ एक क्या, x क्या है? वस्तु है, वस्तु x। TU क्या है? कुल उपयोगिता। MU क्या है? सीमांत उपयोगिता। AU क्या है? औसत उपयोगिता। जब x वस्तु की 0 मात्रा है तो TU की भी 0 मात्रा होगी, MU की भी 0 मात्रा होगी, और AU की भी 0 मात्रा होगी। जब x वस्तु की 1 मात्रा का उपयोग करते हैं तो TU 10 प्राप्त होती है, MU 10 होगी और TU भी 10 होगी। जब वस्तु की दूसरी मात्रा का उपभोग करते हैं तो TU 16 हो जाती है। तो MU कैसे निकालोगे? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था MU बराबर क्या है? डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। तो इस सूत्र के माध्यम से भी निकाल सकते हो आप। और एक था सूत्र MU बराबर TUN माइनस TUN माइनस 1। इस सूत्र के माध्यम से आप निकाल सकते हो। तो हम दूसरी इकाई का निकालते हैं MU। तो देखो 10 से 16 हुई तो कितने का परिवर्तन हुआ कुल उपयोगिता में? 10 से 16 यानी 6 का परिवर्तन हुआ। और 1 से 2 में तो कितने का परिवर्तन है? पहले 1 था, अब कितने हो गए? 2 हो गई इकाइयां। तो कितने का परिवर्तन हुआ? 1 का। तो 6 में 1 का भाग देंगे तो 6 आएगा। तो एक क्या हो गई? MU 6 हो गई। या इसी सूत्र से भी निकालोगे तो भी 6 आएगा। वर्तमान में कितना है कुल उपयोगिता? 16 है। और पिछली वाली उपयोगिता क्या है? 10 है। तो 16 में से 10 जाएंगे तो 6 बचेंगे। यानी आप इस सूत्र से या इस सूत्र से, किसी भी सूत्र से निकालोगे तो दोनों का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। AU जब TU में Q का भाग लगाते हैं, ठीक है, तो TU कितना है यहाँ पे? 16। Q कितना है? 2। तो 16 में 2 का भाग लगा दो तो 8 हो जाएगी। तो 8 हो गई। इसी प्रकार तीसरी इकाई लेते हैं तो ये 20 हो गई, ये 4 हो गई, और ये 20 में 3 का भाग देंगे तो 6.67 आएंगे। ठीक है। ये 4 कैसे आए कि वर्तमान इकाई की कुल उपयोगिता कितनी है? 20, और इससे पिछले वाली उपयोगिता कितनी है? 16। तो 20 में से 16 जाएंगे तो 4 बचेंगे। या आप इस सूत्र के माध्यम से निकालोगे तो कितने का परिवर्तन हुआ? 16 से 20 का परिवर्तन हुआ कुल उपयोगिता में। तो 16 से 20 का हुआ है तो कितने का परिवर्तन? 4 का परिवर्तन हुआ है। और 2 से 3 का परिवर्तन हुआ तो कितने का परिवर्तन हुआ? 1 का। ठीक है। 16 से 20 हो गई, 2 से 3 हो गई, तो 16 से 20 हुई तो 4 का परिवर्तन, और 2 से 3 हुई तो 1 का परिवर्तन। तो 4 में 1 का भाग लगाएंगे तो 4 आएंगे। इसी प्रकार चौथी इकाई लिखते हैं, ये हो गई 22। तो 20 से 22 हुए, कितने का परिवर्तन? 2 का परिवर्तन। 3 से 4 का, कितने का परिवर्तन? 1 का। यानी 2 में 1 का भाग देंगे,
इसी प्रकार आप 22 में से 20 घटा दो तो भी 2 ही आएंगे। आप 22 में 4 का भाग दो, 22 में 4 का भाग दो, 5 पॉइंट 5.5। इसी प्रकार 5 इकाई लेते हैं तो 22 है। अब देखो कितने का परिवर्तन हुआ, कितने का परिवर्तन हुआ, 0 परिवर्तन। अब 22 में 5 का भाग लगा दो, तो 22 में हम 5 का भाग लगाते हैं 20, पॉइंट लग जाएगा, 2 बच गए तो 5 4.4। उसको की 6वीं इकाई का उपयोग करते हैं तो हमें उपयोगिता 20 प्राप्त होती है। तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी, -2 हो गई, यानी 20 में से 22 में से 20 घटाएंगे तो माइनस में आएंगे, ठीक है। और 5 से 6 तो 1 का परिवर्तन हुआ, तो इस प्रकार -2। अब 20 में 6 का भाग देंगे तो 3.33 आएगा। तो इस प्रकार हमने सारणी देखी। जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है, उपभोग की गई वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता क्या होती है, बढ़ती जाती है। और एक बिंदु पर क्या होती है, अधिकतम होती है, फिर उसके बाद में क्या होती है, धीरे धीरे गिरने लग जाती है, ठीक है। इसी प्रकार एमयू क्या होती है, लगातार गिरती रहती है, एक जगह शून्य हो जाती है और बाद में माइनस होने लग जाती है। एयू हमेशा गिरती ही रहती है। तो हमने सारणी के माध्यम से इनको समझा है। अब हम इसको रेखा चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। अब हम रेखा चित्र के माध्यम से सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को समझेंगे। तो हम सबसे पहले कुल उपयोगिता का रेखा चित्र बनाते हैं। ओ अक्ष पर हम लेते हैं वस्तु की मात्रा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और ओ वाई पे लेते हैं, ओ वाई अक्ष पे हम लेते हैं उपयोगिता, यानी कुल उपयोगिता लेंगे हम 4, 8, 12, 16, 20 और 24। तो हम देखें प्रथम इकाई पे कुल उपयोगिता कितनी है, 10, ये 10 हो गई। दूसरी पे कितनी है, 16, तो दूसरी इकाई पे कितनी है, 16। तीसरी पे कितनी है, 20, तीसरी पे कितनी हो गई, 20। चौथी पे कितनी है, 22, चौथी पे 22 हो गई। पांचवी पे कितनी है, 22 और छठवीं पे कितनी है, 20। तो वक्र कैसे बनेगा, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, एक जगह अधिकतम और फिर उसके बाद में डाउन। तो एक क्या है, टी वक्र, यानी प्रारंभ में कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है, एक जगह अधिकतम हो जाती है, फिर उसके बाद में कुल उपयोगिता धीरे धीरे डाउन होने लग जाती है। और अब हम बात करते हैं इसके जस्ट नीचे बनाएंगे वक्र एमयू का। तो एमयू का वक्र बनाएंगे तो एमयू देखो 10, 6, 4, 2, 0 और माइनस, यानी लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका वक्र हम बनाएंगे तो इसका वक्र कैसे बनेगा, इससे बनेगा, यानी नीचे ही गिरता हुआ। जहां कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहां सीमांत उपयोगिता क्या होगी,
शून्य होगी, शून्य होगी। तो इस प्रकार कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का हमने रेखा चित्र के माध्यम से वर्णन कर लिया है। और इसी प्रकार एक का चित्र भी हम बना लेंगे। यहाँ वस्तु की मात्रा आ जाएगी और यहाँ औसत उपयोगिता आ जाएगी, और ये भी क्या लगातार गिरता हुआ है, तो ऐसे इसका वक्र भी ऐसे बनेगा। ढाल कैसे रहेगा, नीचे की ओर रहेगा। तो इस प्रकार हम 3 वक्रों के माध्यम से कुल उपयोगिता को समझा है। अब हम बात करते हैं सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता, और अब हम ये जानेंगे कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध होता है। तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में 3 संबंध होते हैं। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। पहला संबंध क्या है कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। देखो इस रेखा चित्र में देखो कि जैसे जैसे कुल उपयोगिता बढ़ रही है वैसे वैसे क्या सीमांत उपयोगिता क्या है, धनात्मक है, यानी धनात्मक है। साथ में सीमांत उपयोगिता गिरती रहती है, यानी कुल उपयोगिता जैसे जैसे बढ़ेगी सीमांत उपयोगिता लगातार घटती रहेगी, परंतु साथ में क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। दूसरा संबंध है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है, तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य होती है। तो देखो कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम है P बिंदु पर, तो Q बिंदु पर क्या है, सीमांत उपयोगिता शून्य है। ठीक है। तीसरा संबंध है जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। देखो जब कुल उपयोगिता P बिंदु के बाद में क्या होती है, धीरे धीरे घटने लगती है, तो Q बिंदु पर क्या होती है, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है। तो इस प्रकार 3 संबंध है। जब कुल उपयोगिता बढ़ रही है तो सीमांत उपयोगिता गिरती है परंतु धनात्मक होती है। दूसरा संबंध क्या है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो उस स्थिति में क्या होती है, सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। तीसरी संबंध है जब कुल उपयोगिता धीरे धीरे गिर रही होती है तो उस स्थिति में क्या होती है, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। तो इस प्रकार हमने आज उपयोगिता वाला टॉपिक पढ़ा, जिसमें हमने उपयोगिता क्या होती है इसकी परिभाषा, अर्थ वो समझे, उपयोगिता की विशेषताएं समझी, और उपयोगिता की विशेषता के साथ साथ उपयोगिता के प्रकार समझे, सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता, कुल उपयोगिता की अवधारणा समझी, उनको रेखा चित्र के माध्यम से, सारणी के माध्यम से समझे, और साथ में हमने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का संबंध भी जाना। तो आज का टॉपिक अच्छा लगा तो हमारे चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब सचिकांत सर को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।